नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी विद्यार्थियों, वो है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जो पूर्ववर्ती संगठन हैं वो कौन कौन से थे। जैसे मद्रास महाजन सभा हो गया, है ना, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन हो गया इन सभी को हमने जो है पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना। तो आज हमें कांग्रेस की स्थापना जो है यहाँ पर पढ़नी है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए भाई, तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस की स्थापना। ठीक है भाई, तो कांग्रेस की स्थापना पढ़ने से पहले हम ये यहां पर जानें कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। सबसे पहला जो प्रश्न उठता है यहां पर वो ये कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ठीक है, तो ये तो खैर सबको पता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। कांग्रेस की स्थापना की है ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, सबको ये बात पता है। प्रश्न उठता है क्यों, आखिरकार क्यों की गई कांग्रेस की स्थापना। तो विद्यार्थियों, इसके पीछे काफी लोगों के तर्क आते हैं, है ना। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का पूरा हाथ था। और अगर ढंग से देखा जाए तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों के सहयोग से ही हुई है। मुख्य रूप से तत्कालीन समय में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय जो भारत के गवर्नर थे वो थे आपका लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के सहयोग से ही कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हुई। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करने में अपना सहयोग क्यों दिया। तो विद्यार्थियों, ए.ओ. ह्यूम ने मुलाकात की तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से। अब ए.ओ. ह्यूम जो है एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट थे, एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे और स्वयं काफी पढ़े लिखे थे, है ना। और उनके मन में कहीं ना कहीं भारत को लेकर जो है, भारत की जनता को लेकर, भारत के पढ़े लिखे युवाओं को लेकर एक कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं। इसलिए उन्होंने 1884 में कलकत्ता के ग्रेजुएट युवाओं को, स्नातक युवाओं को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साथ रहें, है ना। हमें संगठित हो जाना चाहिए और संगठित होकर के एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे हम अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सकें। बात समझ पा रहे ना। इस प्रकार से उन्होंने एक पत्र लिखा कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक युवाओं के लिए। स्नातक युवाओं में ये पत्र काफ़ी जो है चर्चा में रहा और काफ़ी फेमस भी रहा और इसकी काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। इसी समय में ए.ओ. ह्यूम जो है मुलाकात करते हैं लॉर्ड डफरिन से और लॉर्ड डफरिन को समझाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की स्थापना क्यों जरूरी है। बात समझ रहे ना, ठीक है। और इसी समय पे वो एक सिद्धांत देते हैं जिसे कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, यानी सुरक्षात्मक घेरा सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व को हिंदी में क्या कहेंगे ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सेफ्टी वॉल्व को संभवतः हिंदी में कहा जाना चाहिए क्या, सेफ्टी वॉल्व को, हाँ, सेफ्टी वॉल्व को हिंदी में कहा जाना चाहिए सुरक्षा कपाट। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक विशेष सिद्धांत दिया ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को, जो कि था सुरक्षा कपाट सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। वो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या था उसकी मैं अभी चर्चा करता हूं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज जो है इसके बारे में जान लेते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों के प्रयासों से ही हुई है। और स्टार्टिंग में जब ये बनी तो कांग्रेस को अंग्रेजों का पूरा समर्थन था। देखेंगे कैसे था। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है उनको हम जान लेते हैं। चलिए भाई, तो पहला यहाँ जो हम पॉइंट नोट करेंगे तो हेडिंग डाल लें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो स्थापना कब हुई है, समय देखें सबसे पहले। समय तो सबको पता है इसकी स्थापना कब हुई है विद्यार्थियों। इसकी स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को। ये समय आप ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा गया है। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? 28 दिसंबर 1885 को दोपहर में 12 बजे।
स्थान देखें भाई, कहां हुई कांग्रेस की स्थापना, कहां हुई? तो स्थापना इसकी हुई है मुंबई में, तत्कालीन समय का बंबई। स्थापना इसकी कहां हुई है? बंबई में। बंबई में कहां हुई है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में एक कॉलेज था, यहां पर स्थापना हुई कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन है? तो बच्चा बच्चा ये बात जानता है, संस्थापक कांग्रेस के कौन है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि संस्थापक है इसके सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी ए ओ ह्यूम। ए ओ का फुल फॉर्म क्या है? ए ओ का फुल फॉर्म है एलन ऑक्टोवियस, एलन ऑक्टोवियस ह्यूम, शॉर्ट में ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं। अब इसका नाम यदि हम देखें, ठीक है, तो विद्यार्थियों जो इसका नाम जो आप कांग्रेस देख रहे हैं, है ना, ये इसका नाम हमेशा से नहीं था। ठीक है, जब एलन ऑक्टोवियस ह्यूम के मन में ये विचार आया कि भारत में पढ़े लिखे भारतीयों की एक संस्था होनी चाहिए, तब जो उन्होंने इसका नाम जो सोचा था वो कांग्रेस नहीं था। तो हम जान लेते हैं कि कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था, यानी कांग्रेस से पहले कांग्रेस का नाम क्या था? कांग्रेस तो बाद में आया है। तो कांग्रेस का जो पहले नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। लिख देता हूं मैं यहां पर हिंदी में साफ साफ, इंडियन नेशनल यूनियन, ये इसका पूर्ववर्ती नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, फिर कांग्रेस कैसे आया? प्रश्न उठता है, फिर कांग्रेस कैसे आया? तो विद्यार्थियों ये जो नाम है कांग्रेस, ठीक है, ये आया है दादा भाई नौरोजी के कहने पर। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि किसके कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन जो है वो कांग्रेस बन गई। तो वो व्यक्ति कौन है विद्यार्थियों? वो व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। ये हम ध्यान रखेंगे कि किस व्यक्ति के कहने पर ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस रख दिया। तो वो व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, यूनियन को कांग्रेस से रिप्लेस कर दिया, बाकी चीजें सेम थी। किस व्यक्ति के कहने पर किया है? तो वो व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, इस बात को हम लोग ध्यान रखें। अब कांग्रेस का मतलब क्या होता है, यदि हम जाने ये कांग्रेस क्या होता है, तो विद्यार्थियों अमेरिका की जो संसद होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है। और संसद क्या होती है? संसद एक ऐसी जगह होती है जहां पर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठकर विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर वाद विवाद करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपनी विचारों को रखते हैं। ऐसी जगह कहलाती है संसद। और अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस, वहीं से प्रेरित है ये कांग्रेस शब्द, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना से लेकर जो सिद्धांत है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो है सुरक्षा कपाट सिद्धांत। ये मैं आपको जरा समझा देता हूं, मैंने बोला था अभी मैं इसको बताऊंगा। सुरक्षा कपाट सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है सुरक्षा कपाट सिद्धांत। ठीक है ना, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सबसे पहले हम जाने सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, सुरक्षा कपाट क्या होता है। तो हम सभी के घरों में कुकर तो रहता ही है ना। कुकर की संरचना को कभी आप ध्यान से देखिएगा। कुकर में सामान्यतः प्रेशर रिलीज करने के लिए एक सीटी होती है, ठीक है ना।
प्रेशर कुकर जो होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं उसमें सामान्य रूप से एक सीटी होती है। ऐसा कोई प्रेशर कुकर मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें सीटी ना हो, है ना। और अगर कोई ऐसा प्रेशर कुकर है जिसमें सीटी नहीं है और आप उसमें कुछ खाना बनाने की कोशिश करते हो तो आप खाना खा पाओ या ना खा पाओ, लेकिन हाँ आपके किचन की दीवारें जरूर खाना खा लेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, है ना, अगर उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए सही से उसमें जो सीटी होती है वो काम ना करे तो। लेकिन मान लो कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि सीटी खराब हो जाए, तो आप ध्यान देंगे कि कुकर पर एक नीचे की तरफ, सीटी से कुछ नीचे ही जहां पर हैंडल होता है, वहां पर एक स्टार शेप में एक पंचभुज आकार का एक सेफ्टी वॉल्व भी रहता है। अगर किसी कारणवश कुकर की सीटी काम करना बंद कर दे तो वो सेफ्टी वॉल्व जो है वहां से कुकर में जो अंदर भाप जमा है वो सेफ्टी वॉल्व के थ्रू बाहर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, प्रेशर कुकर में ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लास्ट को रोकने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए, विस्फोट को रोकने के लिए सेफ्टी वॉल्व काम करता है। ये तो बात हुई प्रेशर कुकर की। यहां पर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस किस तरीके से सुरक्षा कपाट का काम करेगी? तो विद्यार्थी बिल्कुल करेगी। अंग्रेज बेहद ही बुद्धिमान थे और ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के ही दिमाग की उपज थी, है ना। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अंग्रेजों के दिमाग की उपज है। देखिए, ए.ओ. ह्यूम ने तत्कालीन समय के गवर्नर, अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे, तो कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे। तो वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन को जाकर के ए.ओ. ह्यूम ने यह विश्वास दिलाया कि हमारी जो कांग्रेस है वो आपके बेहद काम की है। क्यों? क्योंकि इससे पहले काफी सारे बड़े विद्रोह हो चुके हैं। उदाहरण के लिए 1857 की महान क्रांति, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हो ही रहे थे जिनको हमने पढ़ा है। अब अगर ऐसे में हमने भारतीयों को कोई मंच प्रदान नहीं किया, ठीक है, ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीयों के पास कोई मंच नहीं है, तो अगर हमने उन्हें मंच दे दिया, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, उनकी सारी गतिविधियों की जानकारी हमें पहले से ही हो जाएगी। और अगर हमने मंच नहीं दिया तो वो अपने लिए अलग मंच बना लेंगे। अब जब भारतीय अपने लिए अलग मंच बना लेंगे तो वो जो प्लानिंग करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, उसकी जानकारी अंग्रेजों को नहीं हो पाएगी और फिर कब कहाँ विद्रोह होगा ये अंग्रेजों को कभी पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए आप कांग्रेस को सहयोग कीजिए और कांग्रेस जो है आपकी सहायता करेगी ये बताने में कि कब कहाँ विद्रोह होने वाला है, और कांग्रेस सुरक्षा कपाट की तरह आपके लिए काम आएगी, सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। आपको पहले से ही पता होगा कि अब कहाँ कैसे विद्रोह होने वाला है या कहाँ कैसी योजना बन रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का षड्यंत्र था भारतीय क्रांति को दबाने के लिए। हाँ, वो बात और है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस है उसमें बदलाव होते हैं और एक समय में ये जो अंग्रेजों की कठपुतली जो अभी हमें दिखाई दे रही है ये स्वतंत्र हो जाएगी और फिर भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन में ये अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगी। वो बात की बात है। फिलहाल ये कुछ जानकारी है कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी हुई, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर काफी विद्वानों के विचार भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर अपने विचार दिए हैं जो निश्चित रूप से पेपर में पूछे जाते हैं और आपको पता होने चाहिए। देखिए, सुरक्षा कपाट सिद्धांत ध्यान रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की स्थापना से। क्या है तो मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों के, विभिन्न विचारकों के कांग्रेस की स्थापना को लेकर क्या विचार है जरा हम जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो एक एक करके इसको हम देख लेते हैं कि क्या विचार हैं आखिरकार महान लोगों के कांग्रेस की स्थापना को लेकर। इधर कांग्रेस बन रही है और उधर इन लोगों के विचार क्या हैं ये हम जान लेते हैं, है ना। तो एक एक करके देखेंगे विभिन्न लोगों के विचार। तो पहला विचार है यहाँ पर लॉर्ड डफरिन का। देखिए, डफरिन आखिरकार क्या कह रहे हैं कांग्रेस के विषय में। तो डफरिन कांग्रेस के विषय में कह रहे हैं कि कांग्रेस तो, अब देखिए ये जितने भी कथन है सब कांग्रेस के लिए ही है, तो मैं यहां बार बार कांग्रेस नहीं लिखूंगा और उसका मेरे पास बहुत बड़ा कारण है कि मैं कांग्रेस क्यों नहीं लिखूंगा। इसलिए नहीं लिखूंगा भाई साहब क्योंकि इसमें पड़ती है स्याही और लॉकडाउन में सारा कुछ बंद है और मेरी स्याही खत्म होने वाली है ना। तो अगर मैं ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो स्याही खत्म हो जाएगी, तो जो लिख रहा हूं वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा
अपने दिमाग को खोलेंगे और मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कम शब्दों में ज़्यादा बात, हिंदी में कहावत है गागर में सागर, ठीक है। तो वही बात है, काम की चीज़ देखेंगे। बाकी लॉकडाउन खुल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी रंगोली बना दिया करूंगा इस पर, ठीक है। अभी थोड़ी समस्या है तो थोड़ा कॉपरेट करें। तो देखिए ये जितने भी कथन होंगे कांग्रेस के लिए ही होंगे ना। तो डफरिन ने कांग्रेस के लिए क्या कहा है? डफरिन ने कांग्रेस के लिए कहा है कि ये तो अल्पसंख्यकों की संस्था है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो डफरिन ने कांग्रेस के संदर्भ में क्या कहा है? डफरिन ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा है कि कांग्रेस तो अल्पसंख्यकों की संस्था है, यानी एक ऐसी संस्था है जिससे जुड़े सदस्यों की संख्या बेहद ही कम है, यानी बहुत ही अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है संख्या में कम। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि कांग्रेस के जो चाहने वाले हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो बेहद ही कम हैं, ऐसा कह रहे हैं लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। तो लॉर्ड डफरिन कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों की संख्या है, ऐसे लोगों की संस्था है जो बेहद संख्या में कम है। दूसरे व्यक्ति हैं लॉर्ड कर्जन। कर्जन महोदय के क्या विचार हैं कांग्रेस को लेकर? सन 1900 में इन्होंने ये अपने विचार पेश किए हैं। क्या विचार है? तो कर्जन का कहना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर है। इनका कहना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है, ठीक है। ये विचार हैं किसके? कर्जन के। इनका कहना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही है और कुछ ही समय में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि जब कांग्रेस मर रही हो तो मैं भी इसमें कुछ योगदान दूं, ठीक है। तो कांग्रेस के बारे में ये कथन है कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का। बात करें जो गर्मपंथी हैं उनके क्या विचार हैं कांग्रेस को लेकर? जैसे बाल गंगाधर तिलक अथवा विपिन चंद्र पाल, ये नाम तो आपने सुने होंगे, लाल बाल और पाल, ठीक है। तो इनके क्या कथन हैं कांग्रेस को लेकर? इनके क्या विचार है भाई? तो इन लोगों के विचार हम जान लेते हैं। तो ये तो भैया जो है गर्मपंथी हैं, ठीक है ना। ये तो चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। इनको हर चीज़ के लिए याचना करना नहीं आता है, ठीक है ना। ये तो अपने अधिकारों को छीनना जानते हैं। तो इनका कहना यह है कि कांग्रेस जो है भिखमंगी संस्था है, यानी कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो हर चीज़ के लिए भीख मांगती रहती है अंग्रेजों से। उसे अपने अधिकारों को छीनना नहीं आता। वो हर चीज़ के लिए भीख मांगती है अंग्रेजों से कि हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो, हमें ये भी दे दो, है ना। इसको इंग्लिश में एक वर्ड के नाम से जानते हैं, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, यानी अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के ऊपर पूर्णतः आश्रित हो जाना कि अंग्रेज जब हम पर दया करेंगे तभी हमें ये चीज़ मिल पाएगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। इसको हम जानेंगे तब जब हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के चरण, और जब हम पढ़ेंगे उदारवादी चरण, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, तब मैं वहाँ अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम वापस लौटते हैं, ठीक है। तो विपिन चंद्रपाल क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस एक भिखमंगी संस्था है। अगला कथन है फिरोज शाह मेहता का। ये महोदय क्या कह रहे हैं, इनको भी देख ही लीजिए। फिरोज शाह मेहता, इनका नाम आपने सुना होगा। फिरोज शाह मेहता कह रहे हैं कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यानी कांग्रेस पूरे देश की आवाज़ नहीं है। ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता कह रहे हैं कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कांग्रेस के लिए कहे गए हैं। विद्यार्थियों, एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि ये कथन किसने कहा है। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएगा कि बताइए कांग्रेस को भिखमंगी संस्था कहकर किसने पुकारा? तो विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, है ना। ये किसने कहा था कि अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो ये सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसको इसी फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई।
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे आप लोग हेडिंग डालो भाई, कांग्रेस के अधिवेशन। चलिए भाई, आगे आप हेडिंग डालें कांग्रेस के अधिवेशन। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं अब। तो इसको हम हटा देते हैं और आगे आप हेडिंग डालें कांग्रेस के अधिवेशन। देखिए कांग्रेस में ये तो जो हमने अभी तक पढ़ा ये तो सामान्य जानकारी है ना। एग्जाम में अक्सर करके अधिवेशन से अच्छे सवाल बन जाते हैं, है ना। किस अधिवेशन की क्या विशेषता थी, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछ लेता है और पूछा भी गया है। तो ऐसे में ये आपका क्लियर होना बेहद ही जरूरी है कि किस अधिवेशन की क्या विशेषता है, किस अधिवेशन में क्या हुआ। अब जरा हम जान लेते हैं पहले अधिवेशन क्या है, ठीक है। तो देखो कांग्रेस में क्या होता था, हर साल दिसंबर महीने में मीटिंग होती थी, ठीक है। हर साल दिसंबर महीने में मीटिंग होती थी। इसी सालाना मीटिंग को हम कहते थे कांग्रेस के अधिवेशन। सामान्य रूप से तकरीबन हर साल ही कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक हर साल ही कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। लेकिन वो सारे के सारे अधिवेशन पढ़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम वही पढ़ेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है या एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो टॉपिक है हमारा कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर, अधिवेशन, है ना, कन्वेंशन, सालाना मीटिंग, कुछ भी करो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग समय, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे समय, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यहां पर स्थान कि कौन सा अधिवेशन कहां पर हुआ है। तीसरा अध्यक्ष कौन रहे, किस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और चौथी चीज विशेषता, किस अधिवेशन की अगर कोई मुख्य विशेषता है तो वो भी हम जानने का प्रयास यहां पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर पहले अधिवेशन से शुरू करेंगे। यहां पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन विद्यार्थियों हुआ है 1885 में। ये है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1885 में स्थापना हुई है, 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, ठीक है ना। ठीक, स्थान देखें जरा, इसका स्थान देखिए, तो स्थान सबको पता है। इसका स्थान था विद्यार्थियों इसका बंबई। कहां पर हुआ ये अधिवेशन, बंबई में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके, ये महत्वपूर्ण बात है, WC बनर्जी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है वो A.O. ह्यूम नहीं है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं WC बनर्जी। ध्यान रखेंगे, WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेषता हम देखें तो भाई विशेषता तो सबसे पहले तो यही है कि ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। दूसरी विशेषता कितने लोग शामिल थे इसमें, तो 72 सदस्य इसमें शामिल थे। टोटल 72 लोग इसमें भाग लेने के लिए आए थे। और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, इसी अधिवेशन में, इसी मीटिंग में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस के लक्ष्यों को जनता के सामने रखा कि कांग्रेस के लक्ष्य क्या है स्थापित करने के, है ना। तो अगर हम उसकी समरी देखें कि इसको स्थापित करने का लक्ष्य क्या बताया A.O. ह्यूम ने, तो A.O. ह्यूम का सीधा सा लक्ष्य ये था, उनका कहना था कि जिस प्रकार से आयरलैंड में स्वशासन की मांग चल रही है, होम रूल की मांग चल रही है, वैसा ही आंदोलन भारत में भी चलाया जाना चाहिए। यानी भारत के लोग स्वशासन की मांग करें। अब देखिए होम रूल का मतलब क्या होता है, होम रूल का मतलब है सरकार से ये मांग करना कि यहाँ का जितना भी प्रशासन है वो हम करेंगे, लेकिन सर्वोच्च पद पर इंग्लैंड की रानी ही रहेगी। यानी A.O. ह्यूम ये चाहते थे सीधे सीधे कि भारत की जनता जो है वो होम रूल शासन को अपना ले और इंग्लैंड की रानी को या इंग्लैंड की सत्ता को सर्वे सर्वा स्वीकार कर लें। यानी इंग्लैंड की सत्ता को हम स्वीकार कर लें
और आंतरिक जो प्रशासन है हमारे लोगों के द्वारा चलता रहे, ऐसी सोच थी एओ ह्यूम की। और इसी सोच के साथ उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और इसी सोच को उन्होंने पहले अधिवेशन में बाकायदा स्पष्ट भी कर दिया था। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला अधिवेशन देखें। कांग्रेस का अगला अधिवेशन है 1886 में। ठीक है, स्थान यदि हम इसका देखें तो स्थान है इसका कलकत्ता। अगला अधिवेशन महत्वपूर्ण, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष यदि हम इसके देखें तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हैं। विशेषता यदि हम देखें क्या है तो स्वयं दादा भाई नौरोजी ही इसकी विशेषता है। दादा भाई नौरोजी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं विद्यार्थियों, और दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का शानदार वयोवृद्ध। ठीक है ना, इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और इनकी एक बुक भी है जो 1906 में प्रकाशित हुई, 1909 के आसपास, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में गरीबी के आकलन को किया था, या सर्वप्रथम हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना भी की थी। प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले भी पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही थे। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है, यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है ये कितनी बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। ठीक है, तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। 3 बार कब कब रहे हैं यहाँ पे लिख देता हूं, 3 बार अध्यक्ष रहे हैं ये कांग्रेस के। अच्छा, कब कब रहे हैं तो देखो, पहले तो 86 हो गया, 1886, 1893 और 1906। ठीक है ना, ठीक है, 3 बार अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के। अगला अधिवेशन है 1887 का मद्रास। ठीक है, स्थान मद्रास। अध्यक्ष हम इसके देखें, अगर अध्यक्ष कौन है तो वो है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन की क्या है कि आप देख सकते हैं बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम है, और ये प्रथम मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन कहां पर हुआ है? इलाहाबाद में। अध्यक्ष इसके कौन है इलाहाबाद अधिवेशन के? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। महत्वपूर्ण विशेषता जॉर्ज यूले की क्या है? तो भैया प्रथम यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष। जैसे बदरुद्दीन तैयब थे पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, जॉर्ज यूले हैं पहले यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़े अगर हम तो अच्छा देखो एक चीज और है यहाँ पर, ये जो इलाहाबाद का अधिवेशन था जो 1888 में होना था, देखो 1887 के अधिवेशन तक अंग्रेज जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में थे। 1887 के अधिवेशन में अंग्रेज जो है कांग्रेस के खिलाफ हो गए। इसके बाद लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के खिलाफ हो गए और फिर उन्होंने कांग्रेस से मोह भंग कर लिया और फिर उन्होंने तय किया कि अब मैं कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसीलिए 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। ठीक है ना, जिस स्थान पर ये होना था उस स्थान पर कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि ये ना हो पाए। और कांग्रेस के विरोध में यहाँ पर अंग्रेजों ने 2 व्यक्तियों को खड़ा किया। ठीक है ना,
कौन थे वो व्यक्ति जो कांग्रेस के धुर विरोधी थे, भारत की राष्ट्रीयता के धुर विरोधी थे? पहले व्यक्ति हैं सर सैयद अहमद खां और दूसरे व्यक्ति थे बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खां को कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया गया कि आप कांग्रेस के बढ़ते हुए कद को डिफेम करने का प्रयास करो, उसकी बढ़ती लोकप्रियता को घटाने का प्रयास करो। तो ध्यान रखेंगे ये कुत्सित प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया और दुख की बात यह है कि भारतीय लोगों ने इसमें उनका साथ दिया और उनके नाम है सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे ये इसी अधिवेशन की बात है। अगला जो अधिवेशन है हमारा वो है कलकत्ता अधिवेशन 1896। 1896 कहां पर हुआ? ये हुआ है कलकत्ता में। देखिए ज्यादातर अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में ही हुए हैं। अगर हम कुल अधिवेशन देखें कलकत्ता में कितने हुए हैं तो 10 अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं। ठीक है ना, इस संख्या को याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन है इसके? यदि हम देखें कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1896 के, तो उनका नाम है रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन की क्या है? तो भैया महत्वपूर्ण बात इस अधिवेशन की ये है कि इसी में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है ना, इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ध्यान रखेंगे वंदे मातरम गाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो भैया वंदे मातरम पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की है? रहमतुल्लाह सयानी ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो सब जानते हैं वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ की जो पृष्ठभूमि किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1906। जगह सेम ही है। अध्यक्ष हम इसके देखें कौन है? तो अध्यक्ष हैं दादा भाई। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि 3 बार रहे हैं, 1886, 1893 और 1906। ठीक है ना, ठीक है। तो 1906 में देखो आ गए हैं ये दादा भाई नौरोजी। अब देखिए बीच के जो छूट गए हैं उनको बिल्कुल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूं, कुछ लोग कह सकते हैं कि बीच के कहाँ चले गए, 96 के बाद सीधे 1906। तो इतना दिमाग मत लगाओ भाई। ठीक है, वही पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, बाकी आपको कांग्रेस के इतिहास में पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, एग्जाम में जो चीजें पूछे जाने वाली हैं वो इतनी ही हैं। सही है, इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष हैं। और अगर हम विशेषता देखें 1906 के अधिनियम 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की विशेषता क्या है? तो विशेषता है इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। स्वराज, होम रूल। स्वराज यानी खुद का शासन। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है कि स्वराज शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस अधिवेशन में हुआ है? स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे अगला अधिवेशन है 1907। अधिवेशन का नाम है सूरत कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है इसके? बेहद ही महत्वपूर्ण राज बिहारी घोष। राज बिहारी घोष। देखो भाई, ये है राज बिहारी घोष और एक है रास बिहारी बोस। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। ये है राज बिहारी घोष। ठीक, ये उदारवादी हैं, नरमपंथी हैं, बेचारे बहुत ही ढीले मीले से हैं, है ना, एकदम मतलब कांग्रेसी जो मूल सिद्धांत हैं
कि कोई मतलब मारता रहे तो पिटते रहो, लेकिन प्रतिरोध मत करो, है ना, लाठी डंडा मत उठाओ। तो ये उस टाइप वाले हैं। जबकि इन्हीं की एक नामा राशि है, उनका नाम है रास बिहारी बोस। वो बहुत तंगड़े आपके क्रांतिकारी हैं और इतने उग्र क्रांतिकारी हैं कि सामान्य आदमियों की जब लड़ाई होती है तो डंडा निकाल लेते हैं। अगर आपके अंदर ज़्यादा क्रोध है तो हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से हैं तो तमंचा निकाल लें। लेकिन रास बिहारी घोष इन छोटी मोटी चीज़ों में नहीं पड़ते थे। उनका जब किसी से बैर होता था तो गोली तमंचा नहीं मारते थे, सीधे बम मारते थे। आप इमेजिन कीजिए, है ना। तो रास बिहारी बोस जो हैं वो सीधे बहुत तंगड़े उग्र क्रांतिकारी हैं और वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम से हमला कर दिया था, ठीक है ना। बम से, आप सोचो, बंदूक गोली नहीं, सीधे बम दे मारा। वो तो उसकी अच्छी किस्मत थी लॉर्ड हार्डिंग की कि वो बच गया, अन्यथा तो पूरी प्लानिंग थी। तो ध्यान रखेंगे, ये है राज बिहारी घोष जो कि उदारवादी हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं रास बिहारी बोस। वो बोस हैं, ये घोष हैं, ये उदारवादी हैं। जबकि बोस, तो बोस से तो आप नाम से अंदाजा लगा ही लोगे कि कैसे होंगे वो, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिवेशन की यदि हम देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और वो विशेषता ये है कांग्रेस का विभाजन, बेहद ही महत्वपूर्ण। कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विद्यार्थियों विभाजन हो गया। प्रश्न उठता है क्यों हो गया, आखिरकार विभाजन का कारण क्या था। तो इसका यदि कारण देखा जाए तो इसका कारण है 1905 में होने वाला बंगाल विभाजन। विद्यार्थियों, बंगाल विभाजन सूरत कांग्रेस अधिवेशन में होने वाले कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण था। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेसियों में इस बात को लेकर फूट पड़ गई कि इसका विरोध किस तरीके से करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, यानी बस सरकार को ज्ञापन देते रहेंगे कि भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है ना। ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहेंगे, सरकार कभी ना कभी तो सुन ही लेगी। जबकि दूसरा वर्ग, जिसमें मुख्य रूप से शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना था कि नहीं, अब ये चीजें ऐसे नहीं हो पाएंगी, अब हमें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा, उग्र क्रांतिकारी चीजों को करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर जो है 1905 में फूट पड़ी, और वो फूट आगे चलकर 1907 तक पहुंची, और 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और दुनिया जानती है वो दो दल कौन कौन से बने। पहला बना नरम दल और दूसरा बना गरम दल। नरम दल और गरम दल आपने नाम तो सुने ही होंगे, इसी अधिवेशन के दौरान जो है बने थे, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस अधिवेशन में जो है लड़ाई हो गई, ठीक। क्यों लड़ाई हो गई, क्योंकि ये जो अधिवेशन है विद्यार्थियों, ये पहले सूरत में नहीं होना था, ये नागपुर में होना था। ये अधिवेशन जो है नागपुर में होना था, है ना। और ये वो समय था जब तिलक की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, है ना, क्योंकि तिलक थोड़ा सा उग्र क्रांतिकारी वाले व्यक्ति थे, है ना। बाकी कांग्रेस में ये जो लोग हैं, जैसे रास बिहारी घोष हो गए, है ना, फिरोज शाह मेहता हो गए, ये लोग जो हैं थोड़ा सा अपना ढीले मीले हैं, उम्र हो गई थी तो थोड़ा बड़े बूढ़े हैं। तिलक उस समय एकदम जवानी पर थे। और मैं आप ही लोगों से पूछूं कि ज़्यादा लोगों को गांधी पसंद है या भगत सिंह, तो मोस्टली लोग भगत सिंह को ही जवाब देंगे, क्योंकि जवानी में ये जो है हमें इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर ऐसी ही थी, है ना। ये अधिवेशन पहले सूरत में नहीं होना था, ये अधिवेशन होना था विद्यार्थियों कहाँ, ये अधिवेशन होना था नागपुर में। नागपुर गढ़ है क्रांतिकारियों का, उग्र क्रांतिकारियों का गढ़ था वहीं पर, और वहीं पर जो है महाराष्ट्र में ही बाल गंगाधर तिलक मौजूद हैं। तो कोई हंगामा ना हो जाए, इसलिए एंड टाइम पर इसकी लोकेशन चेंज कर दी गई और लोकेशन सूरत में ले आई, है ना। लेकिन तिलक के जो समर्थक थे वो पूरे तैयार थे, बोले अधिवेशन चाहे तुम सूरत में करो या न्यूयॉर्क में करो, हम तो आएंगे ही आएंगे। और पूरी तैयारी के साथ तिलक यहाँ पहुँचे। जब पहले दिन का भाषण हुआ तो इन उदारवादियों को बोलने ही नहीं दिया गया, ये लोग बोलना शुरू करते और तिलक के समर्थक हूटिंग कर देते, है ना। इस प्रकार से ये विवाद बढ़ता चला गया और अंत में नौबत आ गई जूते चप्पल चलने की। एक अंग्रेजी पत्रकार इस सभा में मौजूद था जिसका नाम है W.H. नेविंसन। वो बाकायदा सूरत कांग्रेस अधिवेशन में हुई घटना का जिक्र करता है, और वो क्या बताता है, वो कहता है कि अचानक से मैंने हवा में उड़ता हुआ एक जूता देखा। वो बाकायदा सूरत कांग्रेस अधिवेशन में जो घटनाएं हुई उनका जिक्र करता है और कहता है अचानक से मैंने हवा में उड़ता हुआ एक जूता देखा। उस जूते का जो तल्ला है यानी जो सोल है वो फटा हुआ था, है ना। और ये जो है जूता संभवतः महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में बना हुआ होगा, और ये जो जूता है उड़ता हुआ, ठीक है, फिरोज शाह मेहता के सर पे जा टकराता है।
ठीक है। अब उन्होंने इस घटना से ये बताने का प्रयास किया है कि चीज़ें कितनी खराब हो गई यहाँ पर, यानी नरम पंथियों और गर्म पंथियों में विवाद हो गया, जूते चप्पल चले, लाठी डंडे तो खैर नहीं है ना, कुर्सियाँ उर्सियाँ तोड़ी गई और अंत में जो है दोनों अलग अलग हो गए कि जो हमारी बात मानेंगे वो अलग और जो तिलक की बात मानेंगे वो अलग। तो जो तिलक के समर्थन में थे वो गर्म दल वाले कहलाए और जो फिरोज शाह मेहता के समर्थन में थे, है ना, या रास बिहारी घोष के समर्थन में थे, वो नरम दल वाले कहलाए। ठीक है, तो कुल मिला के कांग्रेस का इस तरीके से विभाजन हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ठीक आगे बढ़ते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं। इस पूरी क्लास को आप अच्छे से लीजिए और कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तत्काल उस समस्या का निवारण करूंगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में जब ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले, है ना। आपको लगकर जैसे ही वो एग्जाम में सवाल आते हैं आपको मेरा पूरा लेक्चर याद आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। बस ध्यानपूर्वक अपनी अक्ल को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को यहाँ लगाते हुए इसको समझते रहिए। बिल्कुल कहानी की तरह, जीएस बिल्कुल कहानी की तरह होती है ना। अगर आप इसे कहानी की तरह लोगे तो लंबे समय तक याद हो जाएगी, और यदि आप प्रेशर से इसको पढ़ोगे, है ना, तो फिर ये दिक्कत देगा, कभी जीवन में भी पकड़ में नहीं आएगा। आप इसको नॉलेज के लिए पढ़िए, आपको नॉलेज भी होगी और एग्जाम में इसका फायदा भी मिलेगा, दोनों ही चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो था सूरत कांग्रेस अधिवेशन, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है कलकत्ता में। जैसा कि मैंने बताया ज़्यादातर अधिवेशन कलकत्ता में ही हुए हैं। तो अगला अधिवेशन है हमारा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन है? वो है विशनधर नारायण। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इस अधिवेशन की? तो भैया इस अधिवेशन की विशेषता ये है कि इसी अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। और जन गण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत किस में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896। राष्ट्रीय गान किस में गाया गया? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही है, बस सन को याद रखना। राष्ट्रीय गीत अगर पूछता है तो 1896 और राष्ट्रीय गान अगर पूछता है तो 1911, दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन है। अध्यक्ष भी याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, उसके थे रहमतुल्लाह सयानी राष्ट्रीय गीत वाले के, 1896 वाले के, और इसके हैं विशन नारायण धर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जन गण मन को किसने लिखा है? तो दुनिया जानती है इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, ठीक है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, किस वर्ष लिखा था? 1911 में लिखा था। ठीक है, और इसके बारे में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन का जब रद्द होता है 1911 में, तब हम जानेंगे इस गीत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अभी मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे लग रहा है अभी भी लंबा हो रहा है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं आगे बताऊंगा कि आखिरकार ये गीत कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, और क्या कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया, है ना। तो ये सारी घटनाओं को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इसको जल्दी से हम खत्म करते हैं। ठीक है, अगला अधिवेशन है विद्यार्थियों 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है इसके? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष हैं। विशेषता तो हमने देखा था सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, और 1916 के अधिवेशन में नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए। ठीक है,
तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में और कांग्रेस का एकीकरण हो गया 1916 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 1917। 1917 का जो अधिवेशन है ये है कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है इस अधिवेशन की? एनी बेसेंट। विशेषता ये स्वयं है। क्या विशेषता है? तो भैया कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यही इसकी विशेषता है। अगला अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष हैं वीर राघवाचारी। विशेषता असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ है? नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला है 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। काकीनाडा बंगाल में है। काकीनाडा अधिवेशन, अध्यक्ष कौन है? मौलाना आजाद। विशेषता सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष, ये विशेषता है। केवल 35 साल के थे ये इस समय पे। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे। जब अध्यक्ष बने थे इस समय इनकी एज थी केवल 35 ईयर्स, काफी कम थी अन्य अध्यक्षों के मुकाबले। अगला है 1924। ये काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है भैया? इसके अध्यक्ष महत्वपूर्ण हैं जो कि हैं महात्मा गांधी। और महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन ही है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, केवल एक। ठीक है ना? ठीक है। एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता की है। काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन। विशेषता देखें, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, और सरोजिनी नायडू आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। किस राज्य की राज्यपाल बनी? तो वो उत्तर प्रदेश ही था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही और विशेषता ये स्वयं है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, अगर केवल महिला अध्यक्ष पूछता है तो एनी बेसेंट, लेकिन यदि उसने पूछ लिया कि प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए तो फिर जवाब होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगर केवल अध्यक्ष पूछ ले कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बताइए तो जवाब दे देंगे आप एनी बेसेंट, देखिए लिखा हुआ है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए तो जवाब होगा सरोजिनी
नायडू। ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे यहाँ पर सवाल होते हैं, नोट करिए इसके जल्दी से। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और आगे देखें आप लोग, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक। अध्यक्ष कौन है इसके, बेहद ही महत्वपूर्ण, जवाहरलाल नेहरू। विशेषता, इसी अधिवेशन में विद्यार्थियों लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में ही पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूरी आजादी। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो हमारा लक्ष्य था वो था होम रूल का, कि हाँ हम जो है जो इंग्लैंड की रानी है उनको अपना सर्वे सर्वा मानेंगे, आप हमें हमारा प्रशासन करने दीजिए। लेकिन अब यहाँ चीज़ें चेंज हो गई, अब यहाँ पर हमें चाहिए पूरी आज़ादी। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। और मैं आपको बता दूं, इसी अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराया गया। ये बेहद ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, कि किस अधिवेशन के बाद पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। तो वो अधिवेशन था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। और इसी अधिवेशन के बाद, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया, अधिवेशन होगा दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1929 में हुआ है, तो अगला तो जनवरी आ जाएगा ना। तो 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था, इसी अधिवेशन के बाद। काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। आगे देखें, आगे देखें 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्ष कौन है इसके, नेहरू जी ही हैं, तो सेम ही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऐसा पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन जो है वो फैजपुर है। अध्यक्ष इसके नेहरू जी ही हैं। आगे देखें 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन हैं, सुभाष चंद्र बोस। बोस एक ही हैं, तो आप चाहो तो पूरा नाम लिख दो, अदरवाइज मैं बोस लिखूंगा तो आप लोग समझ ही जाएंगे किसकी बात हो रही है। बोस की जब हम बात करते हैं तो एक ही व्यक्ति का नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस। महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें इस अधिवेशन की भैया, तो ये है कि इसी अधिवेशन में ही जो आपका 1939 का जो अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष रहे कौन, इसके अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने ये पद जो है ये पट्टाभी सीतारमैया को हराकर प्राप्त किया था। एक्चुअल में 1939 के अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हुआ तो गांधी जी ने अपना एक प्रत्याशी उतारा था जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और दूसरी ओर थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर मैंने किसी प्रत्याशी को खड़ा किया है तो उसके हारने की कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। अब जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी को बुरा लगा, और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और यहीं से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच थोड़ा सा अनबन हो जाती है, वैचारिक अनबन होती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अनबन का मतलब वैसा नहीं जैसा हम लोगों के साथ हो जाता है कि है ना, बोलचाली ना है ना, और एक दूसरे को पेलने की प्लानिंग बना रहे हैं कि कहीं मिल जाए तो मैं उसे पेल डालूं, ऐसा नहीं था।
केवल वैचारिक अनबन था, ठीक है ना। क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करेंगे। तो ये चीज़ें बड़ा माइनर होती हैं, समझने वाली होती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। और कुछ समय बाद ही बोस ने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी से अनबन होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो अध्यक्ष पद किसने संभाला, तो वो संभाला है किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा समझ लो, ठीक है, कि जब गांधी जी से अनबन हो गई तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्ष पद पर आए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखो भाई, अब देखो 1945 से लेकर, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। ये 1939 वाला था। 1939 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, ठीक है ना। सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चला है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, इसलिए कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो प्रश्न पूछ लेता है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो विद्यार्थियों वो थे मौलाना आज़ाद। ध्यान रखेंगे ये वही व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और यही वो व्यक्ति हैं जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखेंगे मौलाना आज़ाद। और 1945 के बाद जो अधिवेशन होगा वो है 1946 वाला। तो हेडिंग डाल लें 1946 अधिवेशन। कहाँ पर हुआ था, ये मेरठ में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी से मतलब जीवत राम भगवान दास कृपलानी। महत्वपूर्ण बात, तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ठीक है। और इसी के बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक जो है हमारा कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस से जुड़े हुए प्रमुख अधिवेशन ये समाप्त होता है। मैंने प्रयास किया है ज़्यादातर अधिवेशन को आपको बता दिया जाए, लेकिन यदि फिर भी कोई छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी पूरी व्याख्या कर दूंगा। कोई भी पॉइंट यदि नहीं समझ में आया हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट लाइक से हमें देखिए प्रेरणा मिलती है, सहयोग मिलता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, ढंग से देखिए, ताकि इससे आप कुछ हासिल कर सकें। और स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।